चैप्टर 252 अथॉरिटी ने मुसाशी को नीजो कैसल में बंदी बना लिया है। मुसाशी एक छोटे से रूम में है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुसाशी कहता है कि ना ही वो आगे हो पा रहा है और ना ही पीछे। डॉक्टर मुसाशी के लेग पर टाइट पट्टी करता है। मुसाशी ताकवान की बात पर विचार करता है कि ऐसा लगता है कि हेवन ने ही तुम्हें और फाइट करने से मना कर दिया हो। नीजो कैसल जिसके उत्तरी भाग में क्योटो शोशिडाई का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है और वहीं पर मुसाशी को कैद किया हुआ है। और वहीं कोएत्सु अथॉरिटी के हेड शोशिडा इताकुरा कात्सुशिजी से मुसाशी के संबंध में बात करने आया है। इताकुरा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुसाशी को जानते हो। कोएत्सु कहता है कि मैंने अफवाह सुनी है कि मेरे फ्रेंड मुसाशी को यहाँ कैद किया गया है, तो मैं यहाँ उसे देखने चला आया। इताकुरा कोएत्सु को बताता है कि मुसाशी और योशिओका स्कूल के बीच ऑफिशियल बैटल नहीं हुई थी और ना ही कोई वहाँ पर ऑफिशियल विटनेस इन्वॉल्व था, इसीलिए हमको मुसाशी को कैद करना पड़ा। उसने 70 लोगों को काट डाला। अगर देखो तो योशिओका स्कूल की गलती थी, उन्होंने अकेले मुसाशी पर अटैक किया। मुसाशी के पास उनसे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हमने मुसाशी को इसलिए कैद किया कि वो जिंदा बच गया। बस मुसाशी की गलती यह है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम चिंता ना करो, हम उसे मिसट्रीट नहीं करेंगे। कोएत्सु इताकुरा का धन्यवाद करता है। इताकुरा आगे बताता है कि मुसाशी का जेल में रहना उसके लिए ही फायदेमंद है। जब तक मुसाशी क्योटो में है तब तक योशिओका स्कूल के पार्टनर्स उसके पीछे लगे रहेंगे और वो स्वॉर्डमैन जो अपना नाम कमाना चाहते हैं वो भी मुसाशी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे यहीं पर रहना चाहिए जब तक उसका घाव नहीं भर जाता। इताकुरा बताता है कि मेरे पास मुसाशी के काम के ऑफर भी आया है। कोएत्सु लेटर निकालते हुए कहता है कि उसके पास भी मुसाशी के काम के लिए एक लेटर आया है। इताकुरा कहता है कि अब भी कई जगह पर जंग चल रही है और कोई भी लोड मुसाशी जैसे शेर को अपने यहाँ काम पर रखना चाहेगा। वो कोएत्सु से पूछता है कि क्या तुमने इचिजोजी फील्ड का मंजर देखा? ना ही यागियो और ना ही ओनु शोगन का मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उन 70 में से लगभग सारे के सारे एक सिंगल स्ट्राइक से मरे हैं। इताकुरा और कोएत्सु दोनों मरे हुए समुराई को याद करके प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर ने मुसाशी की पट्टी कर दी है। वो जाते आते मुसाशी से कहता है कि तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए जिसने तुम्हें ये घाव दिया। उसने तुम्हें अंधेरे में गिरने से बचा लिया, वो अंधेरा जो नर्क की ओर जाता है। मुसाशी सोचता है कि क्या मेरा रास्ता अंधेरे में से होता हुआ नर्क की ओर जा रहा था। मुसाशी डॉक्टर को कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम वहाँ गए हो। मुसाशी के सामने एक गार्ड खड़ा है जो कि मुसाशी पर निगरानी रख रहा है। तभी मुसाशी वहाँ किसी के आने की आवाज सुनता है। ताकवान ओशु और जोतारो मुसाशी से मिलने आए हैं। जोतारो गार्ड को देखकर गार्ड पर चढ़ जाता है। जोतारो कहता है कि मेरे मास्टर ने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने मेरे मास्टर को क्यों कैद किया हुआ है? ताकवान जोतारो को रोकता है। वो कहता है कि एक बार तो तुम्हें छोड़ दिया गया है, पर अगर तुम दोबारा ये हरकत करोगे तो तुम आसानी से नहीं छूटोगे। ओशु और मुसाशी एक दूसरे को देखते हैं। तभी मुसाशी कहता है कि ताकवान का क्या मतलब? ताकवान मुसाशी को बताता है कि तुम्हारे पकड़े जाने के बाद ओशु और जोतारो ने अथॉरिटी पर अटैक कर दिया। वो तो अथॉरिटी इन्हें जेल में डालने वाली थी, पर थोड़ी डांट के बाद इन्हें जाने दिया। ओशु एम्बेरस महसूस करती है। इसके बाद ओशु और जोतारो वहां से चले जाते हैं। ताकवान मुसाशी के संग उसके कमरे में बैठकर बात करने लगता है। वो मुसाशी से कहता है कि हालांकि तुम एक कैदी हो, पर अथॉरिटी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है, यहाँ तक कि उन्होंने हमें तुमसे मिलने भी दिया। तो हम लास्ट टाइम क्या बात कर रहे थे? तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना ओशु के साथ घर बसा लेना चाहिए? जोतारो और ओशु नीजो कैसल से टेंपल की ओर जा रहे हैं। जोतारो ओशु से कहता है कि ओशु अब तो तुम खुश हो गई होगी क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अब मास्टर फाइट नहीं कर सकते और तुम्हारे संग अपनी जिंदगी बिताएंगे। तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें तो कभी फाइटिंग पसंद ही नहीं थी। ओशु कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो? जोतारो सैड है। वो कहता है कि मेरा क्या, अब मास्टर फाइट नहीं कर सकते। वो रोने लगता है। अब मेरे मास्टर फाइट नहीं कर सकते। जब मैं उनसे दूर था तो मैं सोचकर प्रैक्टिस किया करता था कि मेरे मास्टर भी कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं प्रैक्टिस करता था क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग हो गए। ऐसा कहते हुए जोतारो जोर जोर से रोने लगता है। कोएत्सु मुसाशी के लिए इंस्ट्रक्टर की जॉब का ऑफर लेटर पढ़ रहा है। ये लेटर सेकंड टोकुगावा शोगन हिडेटाडा ने भेजा है। कोजिरो भी वहीं आ जाता है। वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। कोएत्सु की मदर बताती है कि ये लेटर ईडो के एक पावरफुल मैन ने भेजा है। वो मुसाशी को हायर करना चाहते हैं। लगता है मुसाशी की जर्नी खत्म होने वाली है। फाइनली वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है। चैप्टर 253 कोजिरो लेटर पर मुसाशी का नाम देखता है। कोएत्सु की मदर कहते हैं कि मुसाशी को एक पोस्ट ऑफर की गई है। कोजिरो, क्या तुम्हें इससे जलन हो रही है कि तुम्हारा फ्रेंड तुमसे आगे निकल गया है? कोजिरो मुसाशी को याद करता है। इसके बाद कोएत्सु और उसकी मदर बात कर रहे हैं। कोएत्सु बताता है कि जिंदगी को स्वॉर्ड के दम पर जीने का कॉन्सेप्ट समय के साथ खत्म हो रहा है। मुसाशी और कोजिरो दोनों स्वॉर्ड के समान है। उनका इस बदलती हुई दुनिया में कोई स्थान नहीं है। उन दोनों के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए, जैसे कि एक दूसरे को
को काटना, और या फिर कोई ऐसा रास्ता जो कि सोसाइटी की परिधि में आता हो। काश उन दोनों के लिए चीजें आसान होती, खासकर कोजिरो के लिए। वो स्वॉर्ड की आत्मा जैसा है। कोयुत्सु की मदर पूछती है कि क्या कोजिरो किसी के लिए काम नहीं कर सकता। इसके बाद वो कोजिरो के रूम में जाती है, जहाँ पर कोजिरो लड़की के संग मजे ले रहा होता है। मदर उस लड़की को भगा देती है, और वहीं जोतारो रोते हुए ओशु से भाग रहा है। वो कहता है कि मुझे जाने दो, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो और तुम लगातार गाने भी गुनगुना रही हो। ओशु उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। जोतारो कहता है कि मेरे मास्टर अब फाइट नहीं कर सकते, अगर वो चल नहीं सके तो तुम उनकी देखभाल करोगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ ओशु, अब मेरे मास्टर को और फाइट नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम फाइट से नफरत करती हो, तुम्हें तो सब अच्छा ही लग रहा होगा। ओशु जोतारो को मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो रुक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उस चीज से कैसे नफरत कर सकती हूँ जो उस आदमी को पसंद है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं फाइट से नफरत नहीं करती, बस मुझे ये समझ में नहीं आती। वो आगे कहती है कि मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें लड़ने में क्या मजा आता है। क्या तुम अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते? तुमने सही कहा, मैं ताकेजो के संग रहना चाहती हूँ। मैं ताकेजो के संग एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए ओशु रोने लगती है, और वहीं ताकुआन मुसाशी से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और ओशु के साथ अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए? क्या तुम उसके संग नहीं रहना चाहते? मुसाशी कहता है कि वो एक कैदी है। ताकुआन मुसाशी को बताता है कि मैं क्योटो के ऑफिसर इताकुरा कात्सुशिजे से मिला हूँ। वो तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाले, उल्टा वो तुम्हारे फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। ताकुआन हंसते हुए कहता है कि ये सेकंड टाइम है कि तुम्हें किसी ने पकड़ा है। मुसाशी याद करते हुए कहता है कि उस टाइम तुम जैसे सनकी ने मुझे पेड़ से लटका दिया था। ताकुआन हंसता है, वो कहता है कि मियामोटो विलेज के ताकेजो, तुम बहुत ऊंचे उड़ गए हो। सब ये मानते हैं कि तुम इनविंसिबल हो, हर कोई तुम्हें ही ढूंढ रहा है। क्या तुम किसी लॉर्ड के अंडर सर्व नहीं करना चाहोगे? तुम ईडो क्यों नहीं जाते मुसाशी? चैप्टर 254। ओशु जोतारो को ये बात मुसाशी को बताने से मना करती है। जोतारो कहता है कि अगर वो ये बात मास्टर को नहीं बताएगा तो मास्टर को कभी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। ओशु कहती है अगर ताकेजो को इस बात का पता चला तो वो भाग जाएगा। वो मेरे संग एक शांत जिंदगी नहीं जीना चाहता। उसे लगता है कि वो खुद को खो देगा अगर उसने ऐसा किया तो। जोतारो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? ओशु कहती है कि उसे भी ऐसे ही लगता है, भले ही वो एक दूसरे से दूर रहे वो बढ़िया है, पर मैं ताकेजो को नहीं खोना चाहती। जैसा चल रहा है वही ठीक है। जोतारो रोते हुए कहता है कि तुम भी मेरे जैसी ही हो, मैं भी नहीं चाहता कि मैं मास्टर को खो दूं। वो मुझे अपने साथ नहीं रखते, पर फिर भी वो मेरे मास्टर है। मुसाशी ताकुआन से पूछता है कि उसे ईडो ही क्यों जाना चाहिए। ताकुआन बताता है कि क्योंकि वो ताकुगावा शोगुनेट के स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर को जानता है। उसका नाम याग्यू मुनेनोरी है। तुम उसके फादर को अच्छी तरह जानते हो। मुनेनोरी याग्यू का 5वां लड़का है। ताकुआन आगे कहता है कि तुम याग्यू मुनेनोरी के अंडर काम करो और इस वर्ल्ड के बारे में जानो। हो सकता है कि तुम्हें आखिरकार लॉर्ड के इंस्ट्रक्टर की पोजीशन मिल जाए। मुसाशी याग्यू मुनेनोरी के बारे में सोचता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं या फिर वो। मुसाशी ताकुआन से कहता है कि मैं अब भी अपने बारे में ही सोचता हूँ। इसका मतलब मेरे में अभी भी वो आंग है, मैं उससे ऊपर नहीं उठा हूँ। पर अब मेरे में ये समझ आ गई है, मैं इससे दूरी बनाए रखता हूँ और शांत रहता हूँ। क्या इतना ठीक है? क्या मैं मिच्योर हो गया हूँ? क्या मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ? ताकुआन कहता है कि सही मायनों में तुम मिच्योर हो गए हो। एक स्वॉर्ड को मयान की जरूरत होती है। एक शार्प स्वॉर्ड तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारा एनिमी बना देती है, और अगर तुमने उसे मयान में नहीं रखा तो आखिरकार वो तुम्हें भी मार देगी। ताकुआन याग्यू की बात याद करते हुए मुसाशी को बताता है, जब ताकुआन ने याग्यू से पूछा कि स्वॉर्ड लोगों की डेथ की वजह बनती है, फिर भी तुम इसे क्यों यूज करते हो, इसका मतलब क्या है? याग्यू ताकुआन से कहता है कि एक बार जब तुमने उसे पा लिया तो तुम्हें स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा उसे उसके मास्टर कामिजुमी ने सिखाया है। स्वॉर्ड को मयान में रखने के लिए एक स्वॉर्डमैन स्वॉर्ड का यूज करता है। ताकुआन मुसाशी को कहता है कि लगता है कि तुम इस लेवल पर पहुंच चुके हो, और अगर तुम और ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें किसी लॉर्ड के यहाँ काम करना चाहिए और शादी कर तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पैर की जरूरत नहीं है। एक घर बनाओ जहाँ पर तुम जा सको। और वहीं पे कोजिरो एक लड़की के संग मजे ले रहा है। कोयसु की मदर उसे मारने के लिए पीछे भागती है। मदर कोयसु को बताती है कि कोजिरो ना ही बोल पाता और ना ही सुन पाता, सिर्फ वो लड़की और स्वॉर्ड से चिपका रहता है जैसे कि वो कोई जानवर हो जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस चीज को हम छुप कर करते हैं वो ये खुलेआम करता है। वो कोयसु को बताती है कि उसे कोजिरो की चिंता है। वो आगे कहती है कि कोजिरो एक स्वॉर्ड के समान है जिसे म्यान की जरूरत है। तभी कोयसु ये खबर सुनता है कि कुकुरा से होसुकावा क्लैन के चीफ रिटेनर सर इवामा खुद उनके पास स्वॉर्ड में धार लगवाने आए हैं। इवामा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं खुद इस स्वॉर्ड में यहाँ धार लगवाने क्योटो में आया हूँ। ये कीकू
इची मुंजी सोड है, तुम क्यों इस सोड में धार नहीं लगाना चाहते? कोयोसु इवामा को बताता है कि वो रिटायर हो गया है, इसलिए वो सोड में धार नहीं लगाता। इवामा कहता है कि ये रीजन नहीं है, मुझे रीजन पता है, तुम सोड के ओनर को देख के सोड में धार लगाते हो। मैं कोई स्वॉर्डमैन नहीं हूँ, पर मैं ये स्वॉर्ड एक बहुत ही काबिल स्वॉर्डमैन को देने वाला हूँ। वो बताता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है, वो मेरे संग यहाँ पर आया है, मैं उससे तुम्हें मिलवाता हूँ। इवामा ओगावा को आवाज लगाता है। ओगावा हाउस के बाहर पतली डंडी को देख रहा है, वो उस डंडी को उठाता है, तभी दूर खड़ा कोजिरो भी उसे देख लेता है। चैप्टर 255। ताकुआन मुसाशी को बताता है कि एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ पर तुम वापस जा सको। मुसाशी अपनी पट्टी खोलने लगता है। ताकुआन के पूछे जाने पर वो बताता है कि ये बहुत टाइट बंधी हुई है, मैं सही से नहीं सोच पा रहा हूँ। पट्टी हटाने के बाद मुसाशी खड़ा होता है, वो अपने एक पांव पर खड़ा होकर स्वॉर्ड को स्विंग करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपने पैर को जमीन पर रखने की कोशिश करता है। पैर को जमीन पर रखते ही उसे बहुत दर्द होता है। ताकुआन मुसाशी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? मुसाशी बताता है कि इस टाइट पट्टी के कारण मुझे दर्द का पता नहीं चल रहा था। मुसाशी गार्ड से एक पतली डंडी मंगाता है, वो सोचता है कि उसे ये चीज दोबारा नहीं खोनी है। और वहीं कोयोसु के घर के बाहर ओगावा पतली डंडी को नोटिस कर रहा है। वो उस डंडी को एक स्वॉर्ड की तरह चलाने लगता है। वो कहता है कि प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। वो स्विंग करता हुआ कहता है कि किसी को इस पतली डंडी से काटने के लिए तुम्हें खुद को भूलना होगा, पर यहाँ पर कौन इस डंडी का यूज कर रहा होगा? तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोजिरो खड़ा है, जिसके हाथ में डंडी है। कोजिरो उगावा पर अटैक करता है। उगावा कहता है कि तो तुम इस पतली डंडी से ट्रेन होते हो, तुम्हारा नाम क्या है? कोजिरो उगावा पर अटैक करता है। उगावा उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। ये अटैक उगावा के हेड को हिट करता है। ऐसा करके कोजिरो हंस रहा है और वहीं उगावा हैरान है। मुसाशी अपनी सिर की पट्टी भी उतारने लगता है। ताकुआन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम रास्ते से भटक गए हो? क्या तुमने उन 70 समुराई को मारकर सही किया? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए किसी व्यक्ति की जिंदगी का क्या मतलब है? मुसाशी कहता है कि वो एक बैटल थी, उन सब ने स्वॉर्ड के दम पर जीना चाहा था, उनको काटने में कोई गलत बात नहीं है। ताकुआन कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने किसे मारा, कहीं ना कहीं तुम्हें ये आवाज आती होगी कि तुम किसी की जान लेकर सही नहीं कर रहे। मुसाशी डेंसेचिरो, ओएदा कोही और रिंडो को याद करता है। वो खुद से कह रहा था कि वो जीत गया है। ये सोचकर मुसाशी अपना पेट पकड़ लेता है। चैप्टर 256। मुसाशी ताकुआन को बताता है कि उसके पेट में उसे कुछ भारी महसूस होता है। मैंने अपनी जिंदगी को इस भारीपन के संग ही जिया है और ये भारीपन मुझे अब भी महसूस होता है, जैसे कि अभी फाइट रुकी नहीं है। मुसाशी मरे हुए को याद करता है। वो कहता है कि वो सब इस भारीपन से आजाद हो गए हैं, पर मैं अब भी इसी में फंसा हुआ हूँ। असल मायनों में कौन जीता? ताकुआन बताता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी विनर नहीं है? मुसाशी कहता है कि उसे नहीं पता। ताकुआन कहता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा ये भारीपन महसूस करना ही बताता है कि यहाँ पर कोई विनर नहीं है। गार्ड बताता है कि उसका डिनर रेडी है। मुसाशी कहता है कि क्या तुम भी यहीं खाने वाले हो? डिनर खाने के बाद ताकुआन मुसाशी को बताता है कि तुम ओशु से बात करो और उसके संग रहो। वैसे तुम ओशु के बारे में क्या सोचते हो, वो तुम्हारी क्या लगती है? मुसाशी शर्माने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। ताकुआन कहता है कि एक घर बनाओ जहाँ तुम वापस लौट सको। मुसाशी कहता है कि तुम क्यों मुझे स्वॉर्ड को छोड़ने की कह रहे हो? एक घर बनाऊं जहाँ मैं वापस लौट सकूं? क्या बकवास है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ जो है ही नहीं? ताकुआन हंसता और कहता है कि तुमने सही कहा। सही कहूँ तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आती, जैसे कि क्यों एक आदमी दूसरे आदमी को काटना चाहता है, हम क्यों पैदा हुए, हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, या इस जिंदगी का कुछ मतलब नहीं है। हम पूरी जिंदगी पीड़ा उठाते हैं और गलतियां करते हैं। मुसाशी कहता है तुम ऐसी बात कर रहे हो? ताकुआन कहता है हाँ, एक टाइम था जब मैं भी अपने आप में खोया हुआ था, यहाँ तक कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था मुझे लगा कि ये सब फालतू की चीजें हैं। मैं खुद से कहता था कि इस सब का क्या मतलब है। ताकुआन आगे कहता है कि मैंने पहले सोच लिया था कि अगर तुम योशिओका के 70 समुराई को सरवाइव कर गए तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो सुनो, सच यह है कि मैंने कुछ ही समय पहले एक आवाज सुनी है। मुसाशी ये सुनकर चौंक जाता है। वो पूछता है किसकी? तभी गार्ड मुसाशी को डंडी लाकर देता है। वो गार्ड ताकुआन से पूछता है कि क्या मुझे ये डंडी मुसाशी को देनी चाहिए? वो एक कैदी है। ताकुआन गार्ड को कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद मुसाशी पूछता है कि तुमने किसकी आवाज सुनी और तुमने क्या सुना? ताकुआन हेवन की तरफ उंगली कर मुसाशी को इशारा करता है।
वो आगे कहता है कि मैंने सुना कि हम सबका रास्ता, तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता, हमारा भूतकाल और भविष्य हेवन के द्वारा पहले ही डिसाइड किया जा चुका है और इसी कारण हम आजाद हैं। और वहीं दूसरी ओर कोजिरो और उगावा फाइट कर रहे हैं। कोजिरो उगावा को हिट करता है। उगावा सोचता है कि इसके अटैक में बहुत पावर है, जैसे कि अपना पूरा वेट डंडी पर डाल रहा हो। उगावा कोजिरो से उसका नाम पूछता है। कोजिरो उसे देखकर सिर्फ हंसता है। उगावा समझ जाता है कि ये गूंगा और बहरा है। वो सोचता है कि मैं अपने लॉर्ड इवामा के संग क्योटो आया और मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। वो कहता है कि मुझे लगा था जो गूंगा और बहरा समुराई यहाँ रुका है वो कोई ओल्ड मैन होगा, पर ये तो तुम निकले ससाकी कोजिरो। उगावा कोजिरो को पहचान लेता है। चैप्टर 257। कोजिरो उगावा को फिर से डंडी से हिट करता है। उगावा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे स्वॉर्ड से हिट किया हो। वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं नीजो कैसल में मुसाशी और ताकोन अब भी बात कर रहे हैं। मुसाशी कहता है कि क्या कहा, सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका है और हम इसलिए आजाद है। तुम्हारी बात कोई तुक नहीं बना रही, ये तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ताकोन बताता है कि उसे पता है, पर सच यही है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ऐसा समझो तुमने स्वॉर्ड का रास्ता चुना और मैंने बुद्धा का। बुद्धा का रास्ता लोगों का रास्ता है। मैं जगह जगह पर भटका ताकि मैं ह्यूमन के ट्रू नेचर को समझ सकूं और मैंने ऐसी चीजों को देखा जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। मुसाशी ये सुनकर चौंक जाता है और वहीं कोएसु के यहाँ उगावा डर चुका है। वो खुद को खड़ा करता है। वो सोचता है कि कैसे ये पतली सी डंडी इतनी पावर को समेट सकती है। उगावा ससाकी कोजिरो को देखते हुए कहता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में कभी नहीं आने वाली। इवामा उगामा को आवाज लगाता है। वो दोनों सोचते हैं कि हो सकता है कि उगावा बाथरूम गया है। इवामा कोएत्सु को बताता है कि उगावा बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। मुझे लगता है कि उगावा स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर उजिए मागोशिरो को भी सरपास कर चुका है, पर यह बात तुम किसी को बताना नहीं। कोएत्सु ये सुनकर चौंक जाता है कि उगावा कुकुरा होसुकावा क्लैन स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर से भी बेटर है। इवामा कहता है जब हम इतनी दूर क्योटो आ ही गए हैं तो मैं उगावा की फाइट एक इनविंसिबल समुराई से करवाना चाहता हूँ। एक इनविंसिबल समुराई मियामोटो मुसाशी से। कोएत्सु ये सोचकर सोच में पड़ जाता है। मुसाशी ताकोन की बात सुनकर कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो कि तुमने मेरे में वो देखा जो तुम नहीं देखना चाहते थे? ताकोन बताता है कि सिर्फ तुम में नहीं, हम सब में, मेरे में भी, अपने आप से दुखी और परेशान। क्या मतलब है जिंदगी के सत्य को जानने का? ये सिर्फ मेरी मूर्खता थी कि मैं ज्ञान प्राप्ति की ओर चला, कि मैं बुद्धत्व की ओर चला। इसके कारण मैं और परेशान हुआ। मैं इस चीज से आजादी पाना चाहता था, इसलिए मैं आगे बढ़ता गया और तभी मुझे पता चला कि हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ा तभी उठाते हैं जब हम अपना कनेक्शन हेवन से तोड़ देते हैं। अगर इस जिंदगी का कोई हायर पर्पस है तो उसे होने दो। वो जैसा भी है तुम्हें सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है। तभी मेरे लिए वो दरवाजे खुले। वो जो बंद था वो सडनली खुल गया। वो आजादी थी और उसको मैंने जैसा सोचा था वो उससे बहुत अलग थी। हम अनंत है। इसको सुनने के बाद मुसाशी को याग्यू की बात याद आ जाती है कि वो अनंत है। ताकोन बताता है कि हमारे रास्ते हेवन के द्वारा पहले ही डिसाइड हो गए हैं और इसलिए हम आजाद है। बस हमें खुद को हेवन के हाथों में सौंप देना है। वो आगे कहता है कि जितनी तुमने पीड़ा उठाई है मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल गया होगा। चाहे तुम योशिओका स्कूल के 70 डिसाइपल से जीतो और या फिर हारो, जिस दर्द का एहसास तुम्हें होता है वो कोई और समझ ही नहीं सकता। इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी पीड़ा और दर्द को समझ सके। पर मुसाशी क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दर्द और पीड़ा के बावजूद भी तुम हेवन से कनेक्टेड हो। मुसाशी डंडी लेकर खड़ा होता है और हेवन की ओर देखता है। चैप्टर 258। ताकोन बताता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि जो मर्जी हो पर तुम हमेशा हेवन से कनेक्ट हो। ताकोन मुसाशी से प्रार्थना करने को कहता है। मुसाशी कहता है तो आखिरकार हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। ताकोन बताता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। ताकोन कहता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो इम्पोर्टेंट होगा, पर चलो हम हेवन से प्रार्थना करते हैं। मुसाशी तभी ताकोन की बात याद करता है कि उसने पूछा था कि वो किससे प्रार्थना करता है। मुसाशी ने उस टाइम कहा था जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, नहीं वो नहीं। ताकोन कहता है कि सूरज ढल रहा है, हम यहाँ से सितारे नहीं देख सकते, पर चलो हम अपने हार्ट में हेवन को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। वहीं कोएत्सु के घर पर कोजिरो और उगावा फाइट कर रहे हैं। कोजिरो अटैक करता है और उगावा के फेस को चीर देता है। उगावा को ऐसा लगता है कि उसके फेस को स्वॉर्ड से काट दिया गया है। ये देखकर कोजिरो वहां से जाने लगता है। उगावा कहता है कि एक स्वॉर्ड और एक डंडी में अंतर होता है। वो इवामा को याद करते हुए कहता है तुम्हें मुझे माफ करना होगा, पर मैंने ऐसे किसी से फाइट नहीं की जो मुझसे स्ट्रॉन्ग हो। वो कोजिरो को देखकर कहता है कि ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। वो डंडी को फेंक कर अपनी स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है कि डंडी और स्वॉर्ड में अंतर होता है और वैसे भी मेरा डंडी से फाइट का एक्सपीरियंस भी बहुत कम है।
उगावा कोजिरो से स्वॉर्ड फाइट के लिए रेडी है। कोजिरो भी ये नोटिस कर लेता है। इवामा अब भी उगावा को आवाज लगा रहा है। मुसाशी ताकुआन से कहता है कि कई बार मेरी स्वॉर्ड ने मुझे सरप्राइज किया है। ये बहुत तेज तरार और शक्तिशाली है। कभी कभार इसे चलाते हुए ऐसा लगता है कि सब ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अंदर से शाइन कर रही है और मुझे हंसी आने लगती है। मेरा प्रार्थना करने का मन होता है। ताकुआन ये सुनकर चौंक जाता है। मुसाशी कहता है कि जब तुमने कहा कि अपने दिल में हवन को याद करके प्रार्थना करो तो तुम इसी लाइट की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैं समझ गया। स्वॉर्ड को जोर से पकड़ना उसे आजाद और अनंत करता है। ये सुनकर ताकुआन चौंक जाता है। मुसाशी को उबासी आने लगती है। वो ताकुआन से माफी मांगते हुए सोने लगता है। चैप्टर 259। कोजिरो उगावा की ओर देखता है। उगावा को ओशन की सुगंध आती है। उसे लगता है कि ये उसके घर की सुगंध है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योटो तो ओशन से काफी दूर है। हम सब कुकुरा से इतनी दूर आए और अब मैं होनामी कोएत्सु के घर के आगे हूँ। मैं अपने मास्टर इवामा की रक्षा के लिए उनके साथ आया, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो आगे कहता है कि मेरे सामने फेमस गैंड्यू सासाकी कोजिरो खड़ा है। वो बहुत रिलैक्स है। उगावा खुद को लूज कर रहा है। वो कहता है कि वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। वो कोजिरो से कहता है कि मुझे पता है, नहीं तुम मुझे नहीं सुन सकते। मेरा नाम उगावा इनाओ है। मैंने अपनी जिंदगी स्वॉर्ड के दम पर जी है, इसलिए कि मानो मैं तुमसे मिल सकूं, मैं तुमसे फाइट कर सकूं। मैं धन्य भागी हूँ। ये मेरी जिंदगी के लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है, पर बहुत से लोग इसे पहचान नहीं पाते। कई तो इसे ओल्ड लाइफ में रियलाइज कर पाते हैं। पर मैं धन्य भागी हूँ कि मैं समझ सका कि मेरा ये मोमेंट आ गया है। कोजिरो अपनी स्वॉर्ड नहीं निकालता। वो इस पड़ी हुई डंडी को उठाता है। उगावा ये देखकर हैरान है। वो सोचता है कि तो तुम मुझसे इस डंडी से फाइट करोगे। ऐसा है तो ठीक है, तुम अपने वेपन को चुन सकते हो और मैं अपने वेपन को। ऐसा कहते हुए वो कोजिरो की ओर बढ़ता है। और वहीं टेंपल में जोतारो को टेंपल के बच्चों ने घेर लिया है। वो जोतारो से मुसाशी के बारे में कहता है तो तुम उसे अपना मास्टर समझते हो, पर उसने तुम्हें सिखाया क्या है। सत्य लोगों को मारना बड़ा बहादुरी का काम हो सकता है, पर इस शांति के माहौल में वो एक बीस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी उसने सिर्फ अपने लिए ही पूरे योशिओका स्कूल से फाइट की। 70 आदमियों को मौत के घाट उतारना एक बीस्ट से भी बदतर है। बच्चे बताते हैं कि ऐसा उनको उनके मास्टर ने बताया। जोतारो मुसाशी की इंसल्ट सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनको उनका मुंह बंद करने को कहता है। बच्चे कहते हैं कि क्या तुम हम नियत्तों को भी मारना चाहते हो। ऐसा कहते हुए सारे बच्चे जोतारो को मारने लगते हैं। ओशु वहां आ जाती है। वो उनको फाइट बंद करने को कहती है, पर कोई भी ओशु की नहीं सुनता। बच्चे ओशु को भी चिढ़ाने लगते हैं। ओशु को गुस्सा आ जाता है। ये देखकर सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ओशु रूम में बैठकर जोतारो की बात याद करती है कि बच्चे उसे डीमन कह रहे हैं। ओशु को ताकेजो की याद आती है। वो कहती है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। तुम्हें भी लोग डीमन चाइल्ड बीस्ट कहा करते थे। क्या तुम्हें लोगों की इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। मुझसे ये सहन नहीं होता था। तभी ओशु को खुशबू आती है। वो सोचती है कि ये खुशबू कहाँ से आई। उसके आसपास कोई भी नहीं होता। वो जोतारो से हुई बात याद करती है कि वो मुसाशी के संग एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती है। वो सोचती है कि ताकेजो और मेरी खुशी में बहुत अंतर है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें खुश करेगी। तभी ओएदा की आत्मा ओशु के पीछे आती है। ओएदा बताता है कि मुझे नहीं लगता कि मुसाशी खुश भी रह सकता है। उसे उन 70 लोगों की परेशानियों का बोझ उठाना होगा। ओशु ओएदा को देख लेती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। चैप्टर 260। कोजिरो और उगावा एक दूसरे के सामने स्वॉर्ड निकाल कर खड़े हैं। उगावा भागते हुए आता है और कोजिरो पर अटैक करता है, पर उसकी स्वॉर्ड कोजिरो को नहीं छू पाती। उसकी स्वॉर्ड जमीन में जा लगती है। तभी कोजिरो उगावा के साइड में से पतली डंडी से अटैक करता है। उगावा को लगता है कि कोजिरो के हाथ में स्वॉर्ड है। उगावा की चीख सुनकर इवामा और कोएत्सु भी बाहर आ गए हैं। इवामा कहता है कि क्या तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले कोएत्सु से तो मिल लो। इवामा उगामा की यह हालत देखकर डर जाता है। और वहीं टेंपल में ओएदा की आत्मा ओशु के सामने आ गई है। ओशु सोचती है कि वो हिल नहीं पा रही है। ओएदा ओशु को बताता है कि जब तक मेरे में से बदले की आग न निकल जाए तब तक शायद मैं यहीं रहने वाला हूँ। और मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम मुसाशी से दूर रहो। मुसाशी मरने और मारने के जाल से बाहर नहीं आ सकता। ओशु डर चुकी है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही। ओएदा आगे बताता है कि मुसाशी के नाम से हर कोई वाकिफ है और कई सारे स्वॉर्ड्समैन अपना नाम कमाने के लिए उसे मारने आएंगे, जैसे वो एक दिन हमारे यहाँ आया था। ओशु ये सुनकर डर चुकी है।
और वहीं होनामी रेसिडेंट में कोजिरो के अटैक से ओगामा जमीन पर पड़ा है। इवामा कोजिरो से पूछता है कि वो कौन है। कोएत्सु इवामा को बताता है कि ये कोजिरो है। कोएत्सु ओगावा की पल्स चेक करता है। इवामा समझ जाता है कि कोजिरो ने ओगामा को एक डंडी से हरा दिया। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोएत्सु इवामा को बताता है कि ओगावा की पल्स रुक चुकी है। इवामा कोजिरो की ओर देखते हुए सोचता है कि कहीं वो फेमस ससाकी कोजिरो तो नहीं। और वहीं क्योटो में माताहाची अपनी मदर होनिदन को ढूंढ रहा है। वो वहाँ खड़े लोगों से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि हम दोनों साथ ट्रैवल कर रहे थे और मैं अपनी मदर से बिछड़ गया। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उनमें से किसी को भी ग्रैनी होनिदन के बारे में नहीं पता होता। तभी उनमें से एक कहता है, क्या तुम उस बुढ़िया की बात तो नहीं कर रहे जिसके बाल सफेद है और वो एक डंडे के सहारे चलती है। वो आगे बताता है कि वो मेडिसिन मर्चेंट से फाइट कर रही थी। उसकी दवाई बहुत महंगी है और उस पर कुछ असर भी नहीं करती। वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि हो सकता है उस मर्चेंट ने उन्हें फ्री में दवाई दे दी हो। माताहाची ये सुनकर कहता है कि वो उनकी बात कर रहा है। माताहाची को ग्रैनी होनिदन का पता चल जाता है। वो एक टेंपल में रुकी हुई है। माताहाची सोचता है कि मैंने इतने झूठ बोले हैं कि मुझे सच का भी नहीं पता, पर अब मैं जान गया हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकता हूँ। वो ग्रैनी को देखता है जो खांस रही है। खांसते खांसते ग्रैनी के मुंह से खून आ जाता है। माताहाची ये देखकर डर गया है और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।